So students, this is your fourth lecture of physics and in this lecture we will discuss about some dimensional formulas। जो हमारे कल भी हमने dimensional formulas डिस्कस किए थे, जो रह गए थे वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेट। तो वेट क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि अगर कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, मतलब अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे हवा में होती है तो वो ऑब्वियस है वो नीचे आएगी। जैसे अगर कोई भी चीज़ आप फेंक रहे हो ऊपर, जैसे बॉल फेंक रहे हो ऊपर की तरफ तो ऑब्वियस है वो नीचे आएगी, या फिर आप पेंसिल फेंक रहे हो ऑब्वियस है वो नीचे गिरेगा। पेन फेंक रहे हो ऊपर तो ऑब्वियस है वो नीचे आकर गिरेगा। वो नीचे क्यों गिरती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये न्यूटन ने डिस्कवर की थी ग्रेविटेशनल फोर्स। वो एक, जैसे आपने सभी ने स्टोरी आई थिंक सुनी होगी कि न्यूटन था जो इसाक न्यूटन, वो एक फिजिक्सिस्ट है और वो एक दरख्त के नीचे, मतलब एप्पल के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि एप्पल गिरा नीचे तो उसने सोचा कि एप्पल क्यों नीचे गिरता है, मतलब वो हवा में ही क्यों नहीं रह जाता, मतलब जब वो टूटता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है। तो फिर उसने डिस्कवर की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? धरती की गुरुत्वाकर्षण बल, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी वजह से वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक चीज़ होती है वेट एंड मास। इस फॉर्मूला को करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेट एंड मास में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास? तो वेट एंड मास में क्या डिफरेंस होता है? मास में हम जस्ट उसका मास देखते हैं किसी भी क्वांटिटी। तो मास क्या होगा कि उस बॉडी का एक्चुअल मास, ठीक है, कि उस बॉडी का एक्चुअल में मास कितना है। वेट क्या होता है? वेट होता है कि मास प्लस अर्थ उस पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। मास प्लस अर्थ उस पर कितनी फोर्स लगा रही है। जैसे कोई भी चीज़ मतलब नीचे की तरफ लटक रही है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ को ऐसे हवा में लटका रहे हो, ठीक है, तो एक तो उस बॉडी का कितना मास है वो आ जाएगा, प्लस मतलब धरती उस पर फोर्स लगा रही होगी ना कि वो नीचे की तरफ आ जाए, मतलब उसे नीचे खींचने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए फोर्स लगा रही होगी। तो मास प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगती है उस पर, वो क्या होता है? वेट। तो जब आप वेट की बात करते हो तो उसका मास भी देखते हो प्लस अर्थ उस पर कितनी फोर्स लगा रही है, अर्थ उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वो भी देखते हो, ठीक है। तो वेट अगर आप देखना हो तो वेट मास प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मास प्लस जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कि कोई भी चीज़ जब नीचे गिरती है ना तो उसमें कौन सी एक्सेलरेशन होती है, उसमें कौन सी गति होती है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरती है। तो उसमें गति कौन सी होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होती है कि स्पीड का कम होना या बढ़ना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी कि जब कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो किसकी वजह से गिरती है? ग्रेविटी की वजह से। पहले उसकी स्पीड 0 है, जैसे किसी आपने बॉल को पकड़ा हुआ है तो अगर उसको पकड़ा हुआ है मतलब वो रेस्ट पे है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है? 0। फिर अगर आपने उसे छोड़ दिया तो स्पीड उसकी बढ़ गई, मतलब स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बोला था? एक्सेलरेशन क्या होती है? स्पीड का इंक्रीज़ होना, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन मतलब जिसकी वजह से कोई चीज़ नीचे गिरती है वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कार सड़क पे जा रही है वो तो सिंपल एक्सेलरेशन है, अगर उसकी स्पीड में इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है वो तो सिंपल एक्सेलरेशन है। अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है तो वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो आपने मास वैसे का वैसा पुट कर दिया,
आपने मास वैसे का वैसा पुट कर दिया और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, वेलोसिटी ओवर टाइम। देन आपने क्या किया, मास इनटू वेलोसिटी, ये वाला टाइम ऐसे का ऐसा आ जाएगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो मास वैसे का वैसा, ये वाला टाइम भी वैसे का वैसा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। मास का फिर क्या लेंगे हम m, डिस्प्लेसमेंट का क्या लेंगे l, और टाइम 2 बार आ रहा है तो टाइम इनटू टाइम, तो m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर नीचे कितनी है 2, जब हम उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है जो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, mgh। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कौन से ऑब्जेक्ट में होती है, जो हाइट पे होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको ग्रेविटेशनल के एग्जांपल में बताया था कि किसी भी, जैसे बॉल को आपने पकड़ा हुआ है ऊपर से, ठीक है, तो वो हाइट पे है बॉल, मतलब उसको आपने हाइट पे पकड़ा हुआ है, तो वो क्या होगी, उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने बुक को पकड़ा हुआ है तो आपको बुक अर्थ से कितनी हाइट पे है, बुक कुछ होगी 1 मीटर की हाइट पे, ठीक है। तो अर्थ से कितनी हाइट पे होती है कोई भी चीज़, आपने किसी भी चीज़ को हाइट पे पकड़ा हुआ है तो वो कौन सी होती है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज़ हाइट पे है उसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने चेयर को ऊपर करके पकड़ लिया, ठीक है, मतलब उसे ऊपर उठा लिया थोड़ा सा, तो चेयर कितनी हाइट से है, कुछ मतलब थोड़ी सी सेंटीमीटर की हाइट पे है अर्थ से, ठीक है, तो वो हाइट पे है ना चेयर, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई पे है अर्थ से, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से थोड़ी सी ऊंचाई पे है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे मूव कर रहा है, जैसे कार मूव कर रही है, जैसे बाईसाइकिल मूव कर रहा है, जैसे आप मूव कर रहे हो, मतलब आप चल रहे हो, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई चीज़ हाइट पे है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगी, मतलब कोई चीज़ अगर अर्थ पे हाइट पे है अर्थ से, तो ऑब्वियस अगर वो नीचे गिरेगा, मतलब उस पर अर्थ फोर्स लगा रही होगी ना। अगर कोई चीज़ हाइट पे है तो उस पर अर्थ फोर्स लगा रही होगी, तो उसमें कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास, मतलब ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, वो कितनी हाइट पे है अर्थ से। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। अब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या लोगे, वेलोसिटी ओवर टाइम, इन मास वैसे का वैसा आ गया, हाइट वैसे की वैसी आ गई। अब क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, वेलोसिटी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये वाला टाइम वैसे का वैसा आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला टाइम वैसे का वैसा आ गया और हाइट वैसे की वैसी आ गई, मतलब वेलोसिटी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो अब मास का m आ गया, ऊपर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इनटू हाइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी l और हाइट का भी, मैंने क्या बोला था कि हाइट का भी क्या आता है l, और नीचे टाइम कितनी बार है, 2 बार, टाइम इनटू टाइम, ठीक है। तो 2 बार टाइम आ गया, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर 2, m1 l की पावर 2 और t की पावर, जब t ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी, -2। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है, अर्थ पे मूव कर रही है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², मतलब मास इंटू वेलोसिटी की स्क्वायर। अब वेलोसिटी की स्क्वायर है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम।
तो वेलोसिटी की अगर स्क्वायर है तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की भी स्क्वायर होगी, क्योंकि आपने वेलोसिटी की जगह पर क्या पुट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और उसकी भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की स्क्वायर थी ना, तो इसकी भी स्क्वायर होगी। ये मैंने स्टेप दोबारा लिख दिया। तो नेक्स्ट क्या है, मास का m आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का l आ जाएगा, टाइम का t आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी होगी, 2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, m, हाफ को छोड़ दो, क्योंकि हाफ का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला कर रहे हो तो हाफ के तो कोई डायमेंशंस नहीं होते, हाफ एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, मास का m आ गया, l की पावर 2, t की पावर नीचे 2, जब ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। याद रखना, इसको आपने किस में लिखना है, इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ही लिखना है, ये मत भूल जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियन एंड सी रेडियन। इसको अच्छे से समझना कि रेडियन क्या होता है और सी रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो रेडियन क्या होता है, एंगल की यूनिट होती है। आपने एंगल सुना होगा कि एंगल क्या होता है, तो एंगल की यूनिट को हम रेडियन या सी रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ले लो कि एक सर्कल है, ठीक है, आपने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, तो सर्कल जो होता है, जैसे आप बैंगल ले सकते हो, कोई आपने कड़ा वगैरह डाला होगा वो ले सकते हो आप, तो अगर आप उसका एक पार्ट कट कर रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि जैसे ये आपकी बैंगल थी, ये बैंगल थी, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो आपने उसका इतना पार्ट कट कर लिया। ठीक है, इतना सा, जैसे आप रोटी है आपके पास, रोटी है, तो आपने ऐसे ट्रायंगल शेप का उसमें से पार्ट निकाल दिया, तो वो क्या है, एंगल। वो कितना एंगल होगा वो डिपेंड करेगा, वो आपके पास 45 का एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर हम सर्कल का ये ले रहे हैं, देखो अगर हम सर्कल का इतना पार्ट ले रहे हैं तो वो होता है 90 डिग्री का एंगल। सर्कल का पूरा पार्ट होता है 360, इतना पार्ट क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर आप इतना पार्ट ले रहे हो तो ऑब्वियस वो कितना होगा 45। ठीक है, तो अगर आप रोटी ले रहे हो तो उसमें से इतना पार्ट निकाल रहे हो ट्राइंगल शेप का, तो वो क्या होगा, एंगल। ठीक है, वो क्या होगा, एंगल। मतलब एंगल क्या होता है, ये आपका एंगल है। ठीक है, ये सर्कल है ना, ऐसे ऐसे सर्कल होता है ना, तो इसमें क्या होती है, ये होती है जो मैंने ये वाली चीज़ बताई है, ये होती है आर्क। एंड आपको सभी को पता है, आपने सर्कल मैथ में भी किया होगा। और ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, रेडियस। सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर उसके सर्कल के एंड पॉइंट तक का पार्ट, वो क्या होता है, रेडियस। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कोई भी आपके पास सर्कल है, जैसे ये एंगल है, ये क्या होगी उसकी, ये क्या है हमारे पास, आर्क। एंड ये क्या होगा उसका, रेडियस। जैसे अगर मैं सर्कल को कंप्लीट कर दूं तो ये क्या है, उसका रेडियस है ना, ये रेडियस ही होते हैं सभी, मतलब सेंटर से लेकर एंड तक का डिस्टेंस वो क्या होता है, रेडियस। ठीक है, तो प्लेन एंगल, एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब आर्क की लेंथ कितनी है अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्लेन एंगल का, मतलब एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, रेडियन क्या होता है, आई होप आपने सभी ने समझ लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टीरेडियन की, तो रेडियन तो ये होता है कि अगर हम सर्कल में से एक पार्ट को कट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे रोटी है, रोटी में से एक ट्रायंगल शेप का अगर आपने पार्ट कट कर लिया तो वो क्या होगा कि उसमें से आपने इतने एंगल का पार्ट कट किया, वो उसका एक एंगल होगा। ठीक है, तो स्टीरेडियन की बात करें हम, तो स्टीरेडियन सेम एज रेडियन होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये 3 डायमेंशनल में होगा। 3 डायमेंशनल में मतलब कि जैसे बॉल ले रहे हो आप एक, ठीक है, अगर आप बैंगल ले रहे हो, कड़ा ले रहे हो, वो है 2 डायमेंशनल।
ठीक है। जैसे अगर आप बॉल ले रहे हो तो बॉल क्या है, 3 डायमेंशनल, मतलब सर्कल का 3 डायमेंशनल क्या है, बॉल। जैसे आप अगर तो स्क्वायर ले रहे हो, सिंपल स्क्वायर ले रहे हो एक, वो स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप क्यूब ले रहे हो, कोई बॉक्स ले रहे हो जिसमें उसकी हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, जैसे रूम है, रूम पूरे का पूरा अगर हम रूम ले रहे हैं तो ये 3 डायमेंशन है। अगर हम सिर्फ उसके ग्राउंड को कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ उसकी फर्श को कंसीडर कर रहे हैं, तो वो क्या है, 2 डायमेंशनल। अगर हम पूरे का पूरा रूम ले रहे हैं वो क्या है, 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल में क्या फ़र्क होता है कि जैसे हम सर्कल ले रहे हैं तो सर्कल इज़ 2 डायमेंशनल। अगर हम स्फीयर ले रहे हैं, स्फीयर मतलब जैसे बॉल हो गया, बॉल क्या है हमारे पास, 3 डायमेंशनल। ठीक है। तो अगर हम 3 डायमेंशनल सर्कल का 3 डायमेंशन ले तो वो क्या होगा, बॉल। ठीक है। बैंगल 2 डायमेंशनल होगा लेकिन बॉल क्या होगा, 3 डायमेंशनल। अगर आप 3 डायमेंशनल स्फीयर में से कोई पार्ट कट कर रहे हो, ठीक है, बॉल में से कोई पार्ट आपने कट कर दिया ऐसे ट्राइंगल शेप का, ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब वो एंगल जो होगा उसका जो उसकी यूनिट होगी वो कौन सी यूनिट होगी, स्टीरेडियन। एंगल की यूनिट सिंपल प्लेन एंगल की यूनिट, प्लेन एंगल मतलब जैसे आप सर्कल में से कट कर रहे हो उसकी यूनिट रेडियन होती है। अगर आप 3 डिमेंशनल पार्ट में से, 3 डिमेंशनल स्फीयर में से कुछ पार्ट कट कर रहे हो तो वो क्या होगा, उसकी यूनिट क्या होगी, स्टीरेडियन। ठीक है। तो ये सेम एज रेडियन होगा लेकिन इसमें क्या है, 3 डायमेंशनल में हम एंगल कट कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल सरफेस में से। उसमें सर्कल में से कट कर रहे थे कुछ पार्ट, इसमें क्या है, हम 3 डायमेंशनल स्फीयर में से कुछ पार्ट कट कर रहे हैं तो उसको हम प्लेन एंगल बोलते थे। इसमें क्या है, सॉलिड एंगल। ठीक है। तो सॉलिड एंगल को हम कैसे निकालेंगे, एरिया कट आउट फ्रॉम दी स्फीयर, मतलब कितना एरिया हमने कट किया अपॉन रेडियस की स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा रेडियस की। वहाँ पर क्या था, सिंपल रेडियस, यहाँ पर रेडियस की स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हम 3 डिमेंशनल सरफेस ले रहे हैं तो वैसे का वैसा तो नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे, 3 डिमेंशनल में लेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर की स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। ठीक है। रेडियन क्या था, सिंपल सर्कल में से पार्ट कुछ कट करना। स्टीरेडियन क्या होता है कि स्फीयर में से कट करना, बॉल में से कुछ पार्ट जैसे आपने कट कर दिया तो वो क्या होगा, उस एंगल को आप किस में मेज़र करोगे, स्टीरेडियन में। ठीक है। एंगल की यूनिट होती है रेडियन एंड स्टीरेडियन। अगर सर्कल की बात कर रहे हो तो रेडियन, अगर आप स्फीयर की बात कर रहे हो मतलब अगर आप 3 डिमेंशनल सरफेस की बात कर रहे हो तो वो क्या है, स्टीरेडियन। ठीक है। नेक्स्ट कुछ लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए यूनिट है, जैसे हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको आप शॉर्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म में AU भी बोलते हो। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, ये एवरेज डिस्टेंस होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक का, अर्थ से लेकर, सन से लेकर अर्थ तक का। सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस है जो, उसको आप क्या बोलते हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द डिस्टेंस इट इज़ डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। कितना डिस्टेंस होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको आप राउंड ऑफ करके 1.5 भी बोल सकते हो। देखो कितना है, 1.496 है, 1.496। ठीक है। तो इसको आप राउंड ऑफ करके 1.4 लिख सकते हो ना। ठीक है। अगर आपने राउंड ऑफ करना हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर 1 है, 1 पॉइंट हमारे पास क्या, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 496 था हमारे पास। तो क्या है कि अगर हम आपने राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 2 डिजिट से लिखने हैं, तो आप 3rd डिजिट को देखोगे। अगर तो 3rd डिजिट आपके पास 5 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, इसमें एक डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अगर वो छोटा होता तो 4 ही रहता, हम इंक्रीज़ नहीं करते, डिक्रीज़ भी नहीं करते लेकिन इंक्रीज़ भी नहीं करते, 1.4 ही रहता। अगर आपका 3rd डिजिट है जो, वो 5 से छोटा होता। यहाँ पर 5 से बड़ा है तो 2nd डिजिट में एक डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, 1.5। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 1.5 आ गया राउंड ऑफ करके।
तो आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इतना डिस्टेंस होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट हम अगर बात करें लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर क्या होती है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, मतलब एक साल में अगर आप बात करो तो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लाइट ईयर है ना, ये नेम से ही क्लियर है, लाइट इन अ ईयर, मतलब लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। लाइट इधर मूव तो करती रहती है लाइट, जैसे लाइट सनलाइट की अगर आप बात करो तो सन हमारे पास सन लाइट अपनी भेजता है, तो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको आप क्या बोलोगे, लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो अगर आपको निकालना है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, ये आपको याद करना है। अगर नहीं पता है तो आप याद रख लेना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ कितना हो जाएगा, मतलब नियर अबाउट 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस वो कितने सेकेंड में ट्रैवल कर देती है, एक सेकेंड में। 3 इंटू 10⁸ का मतलब होता है कि 3 के पीछे कितनी जीरोस है, 8 जीरोस है। 3 के पीछे 8 जीरोस है, तो कितना हो गया 30 करोड़। तो 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस वो कितने सेकंड में, एक सेकंड में ट्रैवल कर लेती है, इतना फास्ट मूव करती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उन्होंने बोला है इन 1 ईयर, 1 ईयर में काउंट करना है हमने, तो टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब क्या होता है, 365 डेज, इतना ही होता है ना। वैसे लीप ईयर में 366 भी होते हैं, 366 होते हैं, हाँ, लेकिन आप फ़िलहाल 365 लेकर चल पड़ो, मतलब एवरेज डिस्टेंस, एवरेज टाइम। तो एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अगर आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब घंटों में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 24 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 365 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आवर्स में, मतलब इतने आवर्स ट्रैवल करती है, ठीक है। तो 365 इंटू 24। नेक्स्ट अगर आपने मिनट्स में देखना है तो फिर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आगे फिर आपने सेकंड में देखना है तो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, मतलब 60 इंटू 60, ठीक है। तो आपने सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टाइम, सेकंड में आ गया, इतना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है एंड टाइम दिया हुआ है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेलोसिटी की जगह पर आपने क्या कर दिया, 3 इंटू, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमारे पास, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। डिस्टेंस वैसे का वैसा आ गया, टाइम कितना आ गया हमारे पास, ये वाला टाइम इतना दिया हुआ है ना, तो ये हम पुट कर देंगे इसमें, तो इतना टाइम पुट कर दिया। फिर आप ये वाली चीज़ सारी क्या है, डिवाइड में है, जब यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ डिस्टेंस रह गया। तो सभी को अगर आपने मल्टीप्लाई किया, ये 10⁸ तो वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा 94608, पीछे 3 जीरोस हैं, इंटू 10⁸। अगर आप जीरोस को इसके साथ ऐड कर दो, यहाँ पर कितनी जीरोस हैं, 8 जीरोस है, 3 यहाँ पर थी तो कितनी हो गई, 10⁸
8 + 3 11 हो गई, तो ये वाली जीरोस को हमने इसके साथ ऐड कर दिया। तो 10⁻11 पहले कितनी जीरोस थी 8, फिर हमने 3 जीरोस ये वाली ऐड कर दी तो 10⁻11 हो गया। 94608 × 10⁻11। फिर आपने अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो देखो यहाँ पर हम 9 के पीछे पॉइंट लगाएंगे, मतलब फर्स्ट डिजिट को छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट डिजिट को छोड़ दें तो पीछे कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट हैं। तो जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरोस बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमने पॉइंट लगाना है, जैसे आप अगर पॉइंट को काटते हो, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट को काटूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, जितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा है उतने हम जीरोस लगा देते हैं, नीचे लगाते हैं, डिवाइड करते हैं जीरोस को। जैसे 9.4 है, अगर मैं पॉइंट काट दूँ तो क्या आ जाएगा 94/10। वैसे अगर मैं पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट काट रहे हैं इसलिए डिवाइड में आ रही हैं जीरोस, मतलब नीचे हम 10 लिख रहे हैं, ठीक है, 1 जीरो लिख रहे हैं 1 के साथ। अगर हम वैसे ही पॉइंट लगा रहे हैं मतलब 94 था, अगर आप 9.4 कर रहे हो तो आप क्या करोगे, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे उसको, मतलब कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा है, 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा है, तो इसलिए 1 के पीछे कितनी जीरोस लगाएंगे 1, मतलब 10 के साथ फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। वैसे यहाँ पर हम पॉइंट लगा रहे हैं ना, 9 के पीछे पॉइंट लगा रहे हैं, तो 9 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स हैं, तो 4 जीरोस ऐड हो जाएंगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 10 पर मतलब यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लगा रही हूँ 9.468, तो क्या है 10 पर कितने डिजिट है 1 2 3 608 है, 4 है, तो 10 पर 4 आ जाएगा। और 10 पर 11 तो ऑलरेडी है, 10 पर 11 तो ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा 9.4, मतलब अगर पॉइंट के पीछे डिजिट्स आप लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 पर 11 + 4, मतलब 11 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, तो कितनी हो जाएंगी 15। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, तो क्या आंसर आ गया 9.4 × 10⁻15, ठीक है, मीटर। तो नेक्स्ट ये आ गया हमारा डिस्टेंस, कि लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन 1 ईयर में, ठीक है। हमारे पास टाइम भी गिवन था 1 ईयर, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। हमने इस फॉर्मूला में पुट किया क्योंकि वेलोसिटी एंड टाइम गिवन है हमारे पास, और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये हमने फॉर्मूला में पुट किया और हमारे पास ये आंसर आ गया 9.5 × 10⁻15 मीटर, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वेलोसिटी इन 1 ईयर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पारसेक, पहले तो पारसेक का मतलब क्या होता है, पारसेक का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ अ स्टार, मतलब स्टार तक का डिस्टेंस, किसी भी आप स्टार तक का डिस्टेंस ले सकते हो, अर्थ से लेकर स्टार तक का डिस्टेंस, जो कितना एंगल बनाता हो, डिस्टेंस कितना एंगल बना रहा है 1 सेकेंड। जैसे आप, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्टार है, ठीक है, यहाँ पर स्टार है, तो स्टार की रोशनी ऐसे बढ़ रही है, तो स्टार की रोशनी पूरी फैल रही है ना यहाँ पर, तो स्टार है जो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है। ये मैं आपको बताऊंगी कि 1 सेकेंड एंगल मतलब क्या होता है, पता क्या होता है, ये मैं कट कर देती हूँ पहले। बच्चे पता क्या होता है, जब आप बात करते हो एंगल की, तो एक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। एक सर्कल में अगर मैं बात करूं एक सर्कल की, तो एक सर्कल में जैसे आप बोलते हो कि 90 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, तो अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं कि पूरे सर्कल में तो कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूं तो कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती है।
तो वैसे ही 1 डिग्री कैसे होगी, 1 डिग्री बहुत छोटी सी होगी, मतलब ऐसे होगी 1 डिग्री, ऐसे 360 डिग्रीज़ के एंगल होते हैं पूरे सर्कल में, मतलब 360 लाइन्स होंगी ऐसे, ठीक है, इतने एंगल्स होंगी। तो 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं। जैसे 1 डिग्री में, जैसे मैं 60 लाइन्स, 1 डिग्री को 60 में डिवाइड कर दूँ तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में, जैसे ये वाली लाइन मैं लूँ बहुत छोटी सी, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरा सर्कल, उसमें कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं। और पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज, और 1 डिग्रीज में कितनी लाइंस अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, 60, तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो वैसे 1 सेकंड का एंगल होगा जो, मतलब पहले हमने डिग्री को डिवाइड किया 60 में, फिर हमने 60 मिनट्स में डिवाइड किया, फिर हम 1 मिनट लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे आगे 60 लाइंस में। तो 1 सेकंड का एंगल बहुत 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 छोटा होता है। मतलब अगर हम किसी बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वो कितना एंगल बनाएगा, 1 सेकंड का। तो एक स्टार है वो अपनी रोशनी बिखेर रहा है, तो वो कितने एंगल से अपनी रोशनी बिखेर रहा है, 1 सेकंड। अगर आप एक ऐसे लाइन लगा रहे हैं तो मिनट, अगर आप 2 लाइंस लगा रहे हो तो दैट इज़ सेकंड। तो बहुत दूर है कोई स्टार, वो अपनी ऐसे रोशनी बिखेर रहा है, वो और कितने एंगल में रोशनी बिखेर रहा है, 1 सेकंड। 1 सेकंड का मतलब होता है कि वो बहुत दूर है और पूरे अर्थ को कवर कर रहा है, जैसे ये होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ आर, मतलब जिसकी आर्क की लेंथ कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब जितना अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस है उतनी इसकी आर्क की लेंथ होगी। और वो एंगल कितना बनाएगा, 1 सेकंड। उसको आप क्या बोलते हो, पार सेकंड। मतलब जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, अगर वो 1 सेकंड का एंगल बना रहा है तो वो क्या होगा, पर सेकंड, पार सेकंड। उसकी आर्क की लेंथ कितनी होगी, उसकी आर्क की लेंथ होगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की लेंथ के बराबर, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड का एंगल बना रहा है तो वो कितने डिस्टेंस पर है, उसको आप क्या बोलोगे, जैसे रेडियस आप बोल सकते हो, उसको आप पार सेकंड बोलोगे, ठीक है। कितना डिस्टेंस बना, मतलब कितने एंगल बना रहा है वो, 1 सेकंड का, और उसकी आर्क की लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है उसकी आर्क मतलब ये वाली। तो वो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर होगा, उसको आप क्या बोलोगे, पार सेकंड। पार सेकंड भी एक डिस्टेंस की ही यूनिट है, ठीक है। तो वो 1 पार सेकंड पर, मतलब 1 पार सेकंड किसके इक्वल होगा, कि कितना डिस्टेंस है उसका, ठीक है। जैसे स्टार का अर्थ से कितना डिस्टेंस है, कि वो इतना स्मॉल एंगल बना पा रहा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप फिर से, मतलब डाउट क्लास में पूछ सकते हो। तो ये था हमारा आज का फिज़िक्स का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।